अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने सेशन का। जी, आई होप आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो सेल्स का मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, उसमें हमने क्या-क्या कवर किया। सबसे पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने मॉड्यूल में क्या-क्या कवर किया, और किसी के अगर कोई सेशंस रह गए हैं, तो नो वरीज़, वो बाद में उसको कंप्लीट कर सकता है। रिकॉर्डेड सेशंस यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। और इसके लिए इम्पोर्टेंट ये था कि हम सेल्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसका सेशन हम लाइव करें, ताकि आप लोगों की लाइव पार्टिसिपेशन हो जाए, और जो आज अटेंड नहीं कर पाए उनको रिकॉर्डेड सेशन हम कोशिश करेंगे वो प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं हमने सेल्स में क्या किया। सेल्स का मॉड्यूल जो कंप्लीट हुआ है उसमें एक तो हमारे पास इंटरफेस था कि हमने सेल्स का जो इंटरफेस है उसको एक्सप्लोर किया। मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं कि आपको इंटरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कि जब तक आप इंटरफेस को सही तरह समझेंगे नहीं, उसके फंक्शंस को आप प्रॉपर्ली नेविगेट नहीं कर पाएंगे, तो आप एफिशिएंटली अपना सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर सकते। सबसे पहले हमने इंटरफेस को का वॉक थ्रू किया। उसमें हमने समझा कि क्या क्या फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, कौन कौन सी टैब्स हैं, कौन कौन से फॉर्म्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट किस्म की टाइप्स मिलती थी, जिसमें ऑल सेल्स, इनवॉइसेस, एस्टिमेट, सेल्स ऑर्डर, रिकरिंग पेमेंट्स, कस्टमर्स और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि कस्टमर को कैसे क्रिएट करना है, कस्टमर से रिलेटेड क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कस्टमर्स को मर्ज करना, इनएक्टिव करना, कस्टमर्स की ट्रांजेक्शन्स को देखना। और फिर स्टैंड अलोन अगर हम फॉर्म्स पर जाएं तो हम डिफरेंट इनवॉइसेस के ऊपर, एस्टिमेट्स पर, और ये आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स के जितने भी फॉर्म्स हैं हमने इनको क्रिएट करना, और इनसे रिलेटेड जो जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करना, और डिफरेंट फीचर्स जो इसके अंदर अवेलेबल होते हैं हर फॉर्म के, उसको हमने सेपरेटली एक्सप्लोर किया और हमने प्रैक्टिस की। इसमें हमारे पास इनवॉइस आ जाती है कि इनवॉइस कब क्रिएट की जाती है, फिर पेमेंट रिसीव करनी है, स्टेटमेंट जनरेट करनी है, एस्टिमेट है, यानी कि कोटेशंस जिनको कहा जाता है, कि कोड कैसे क्रिएट करनी है, कोड को कन्वर्ट कैसे करना है इनवॉइस में, या कोड को वेंडर के लिए परचेज ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करना है, सेल्स ऑर्डर कैसे हैंडल होंगे, क्रेडिट मेमोज हैं, अगर आपके पास कोई रिटर्न हो जाता है वो कैसे होगा, सेल रिसीट है, रिकरिंग पेमेंट्स हैं, फिर उसके बाद रिफंड करना है। तो ये जो मेन मेन हमारे पास एरियाज थे, फॉर्म्स थे, वो हमने इस पूरे सेशन मॉड्यूल के अंदर हमने इसको कवर किया। पूरा एक वर्क फ्लो था, सेल्स रिलेटेड वर्क फ्लो था, वो हमने सारा इसमें डिस्कस किया, कि जैसे सेल्स की ट्रांजेक्शन इनिशिएट होती है फ्रॉम कोटेशन, कोटेशन क्लाइंट को देते हैं, और उसके बाद जो भी प्रोसेस, पूरा वर्क फ्लो जो रन होता है पेमेंट रिसीव करने तक का, वो सारा हमने एज पर क्विक बुक्स ऑनलाइन हमने इसको कवर किया। अब आपका सारा डेटा एंट्री का काम कंप्लीट हो चुका है, कि आपने अगर क्रेडिट पर सेल करनी है तो वो कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे, अगर आपने कैश पर सेल किया है तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट कैसे रिसीव करनी है आपने, पेमेंट रिसीव होने के बाद अगर कोई पार्शल पेमेंट है वो कैसे आपने रिसीव करनी है, और फिर अगर आपकी सेल्स रिटर्न होती हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है क्विक बुक्स के अंदर। और उसके बाद अगर आपकी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि रिकरिंग हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, तो वो कैसे हैंडल होते हैं, उनके टेम्पलेट्स कैसे बनते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड था। और इसके अलावा का नॉन कस्टमर की जो पेमेंट्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, कि नॉन कस्टमर की पेमेंट्स को आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि डायरेक्टर से आप लोन ले लेते हैं, या इस किस्म की पेमेंट्स जो कि कस्टमर की पेमेंट्स नहीं है, कस्टमर से इनकम आपको पेमेंट रिसीव नहीं होगी। इस तरह के ये तमाम जो है हमने सेल्स एंड कस्टमर के मॉड्यूल के अंदर हमने अब इसको कंप्लीट किया। अब फाइनल जो क्लाइमैक्स है वो रिपोर्टिंग है। तो जिसके लिए इतनी सारी मेहनत होती है वो रिपोर्ट्स के अंदर आपको ऐड करना होता है। अब आज का जो सेशन है वो मेनली फोकस होगा रिपोर्ट्स पर, और रिपोर्ट्स में हम देखेंगे कि कैसे हम कौन कौन सी रिपोर्ट्स हमें अवेलेबल हैं सेल्स और कस्टमर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिपोर्ट्स के मॉड्यूल पर। आप यहाँ पर देख रहे हैं नेविगेशन पैनल में आपको रिपोर्ट्स नजर आएंगी, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स।
तो सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में चले जाना है। सॉरी गाइस, कभी कभी मसला हो जाता है। जी, अच्छा, इसमें ये जो सेशन हो रहा है ये क्विक बुक्स ऑनलाइन एडवांस पर सेशन हो रहा है। सो अगर आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पर काम कर रहे हैं या आपके पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो उसके लिए क्विक बुक्स ऑनलाइन एडवांस लिया जाता है। तो ये सेशन हम उसके ऊपर कर रहे हैं। अब क्योंकि ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो इसके अंदर रिपोर्ट्स भी आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। तो हम एक्सप्लोर कर लेंगे तमाम रिपोर्ट्स को, और फिर उसके मुताबिक आपके अगर प्लस प्लान है, एसेंशियल है या सिंपल स्टार्ट आप यूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको कम रिपोर्ट्स नजर आएंगी उसमें। तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स, क्योंकि आज सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं सेल्स और कस्टमर की रिपोर्ट्स पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें स्टैंडर्ड रिपोर्ट के अंदर डिफरेंट यहाँ पर सेक्शंस बने हुए हैं रिपोर्ट्स के। फेवरेट का सेक्शन है, कस्टम रिपोर्ट बिल्डर है, और ये रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। इसके अंदर आप स्क्रैच से जाकर बिजनेस ओवरव्यू है, और उसके बाद आता है हु ओज यू। तो एक तो ये सेक्शन है जहां पर हमें सेल्स और कस्टमर से रिलेटेड रिपोर्ट्स मिलेंगी, और दूसरा सेक्शन है सेल्स एंड कस्टमर्स का। और इसके अलावा बाकी जो आप सेक्शंस देखेंगे वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के, जैसे व्हाट यूओ, ये अकाउंट्स पेबल के लिए है, एक्सपेंसेस, वेंडर, सेल टैक्स और अदर आपको सेक्शंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो हमारा फोकस होगा हु ओज यू। तो पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, दो सेक्शंस आपके पास मिलेंगे क्विक बुक्स ऑनलाइन में, एक हु ओज यू, और हु ओज यू आपको रिपोर्ट्स देगा अकाउंट्स रिसीवेबल पर। अब सब लोग ये सब रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, पर नोट करें साथ साथ कि दोनों सेक्शंस डिफरेंट हैं और डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स देते हैं। इससे पहले कि हम वन बाय वन इन रिपोर्ट्स को देखें कैसे बनती है, कैसे कस्टमाइज होगी, रिपोर्टिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और उससे पहले जो बुक कीपिंग है, वो बहुत जरूरी है कि आप बुक कीपिंग एक्यूरेटली करें, उसकी कैटेगराइजेशन बिल्कुल ठीक करें, और जो अप्रोप्रिएट फॉर्म्स हैं वो आप यूज करें। जैसे कि आप इनकम अगर आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो आपने कोई और मेथड यूज नहीं करना। जो हमने सेशंस में बताया कि थ्रू इनवॉइस या सेल रिसीट आपने अपनी इनकम को रिकॉर्ड करना है। सो एक दो तरह का स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर है आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स का, इसको जरा समझिएगा। एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, और एक आपके मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल जैसे कि आपका सेल्स का मॉड्यूल है, उसके अंदर इनवॉइसेज हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो अगर आप मैनुअली अकाउंटिंग को लेकर चलेंगे तो सिर्फ आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स हिट होंगे, वहां पर आपके बैलेंसेस वगैरह चेंज होते रहेंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली सॉफ्टवेयर को यूज करना है, इसको 100% यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए आपने सिर्फ मॉड्यूल्स को यूज करना है। जो फॉर्म्स अवेलेबल हैं आपने उनको यूज करना है। उन फॉर्म्स की बेसिस के ऊपर जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा होगा वो यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स में मिलेगा, वरना आपको मैनुअली रिपोर्ट्स क्रिएट करना पड़ेंगी, जो कि जब आपकी ट्रेनिंग नहीं होती, आपको एक्सपर्टीज आपकी नहीं मिलती, तो आप फिर क्या करते हैं, सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट्स को यूज करते हैं। जेवीज वगैरह ज्यादातर अकाउंटेंट्स को मैंने देखा कि एंटर कर रहे होते हैं, लेकिन इन मॉड्यूल्स को यूज नहीं कर पाते, और उसकी वजह से इनको ये रिपोर्ट्स नहीं मिलती जो कि स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स, बिल्ट इन रिपोर्ट्स आपको मिल जाती, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपने सिर्फ मॉड्यूल्स को यूज करना है, अनलेस के कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाए जो कि क्विक बुक्स ऑनलाइन उसको सपोर्ट नहीं करता, तो तब आप जनरल वाउचर ऐड कर सकते हैं। बट उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है रिपोर्ट्स में आपको लेकर जाना है। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं हु ओज यू। तो इसके अंदर आपको कुछ रिपोर्ट्स नजर आ रही हैं, ये रिलेटेड टू अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट्स हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल से रिलेटेड अगर आपने कोई रिपोर्ट्स जनरेट करनी है तो आप इस सेक्शन में जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रिपोर्ट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि क्विक बुक्स ऑनलाइन में आपको 3 टाइप की रिपोर्ट्स मिलेंगी। एक आपको समरी रिपोर्ट मिलेगी, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये समरी रिपोर्ट है। समरी रिपोर्ट के अंदर आपको ओवरव्यू मिलेगा। इस तरह आप बहुत सारी समरी रिपोर्ट्स देखेंगे, जैसे यहाँ पर कस्टमर बैलेंस समरी है, यहाँ पर आप समरी रिपोर्ट देख रहे हैं, और इस तरह सेल्स एस्टिमेट एंड प्रोग्रेस इनवॉइसिंग समरी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकम बाय कस्टमर समरी। तो समरी एक टाइप है रिपोर्ट की, वो यहाँ पर आप देखेंगे, और समरी की जहां जहां पर नाम आएगा वहां पर उस रिपोर्ट के अंदर आपको ओवरव्यू मिलेगा कि इस रिपोर्ट में ट्रांजैक्शंस का आपको एक समरी आपको मिल रही है, एक ओवरव्यू मिलता है। और उसी तरह दूसरी जो टाइप है वो है डिटेल। डिटेल के अंदर आपको तमाम ट्रांजैक्शंस का ब्रेकडाउन मिलेगा। समरी के अंदर आप देखते हैं कि आपको ओवरव्यू है, अब उस ओवरव्यू की अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, उसका ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं, तो उसी की जो रिपोर्ट डिटेल रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। और फिर तीसरी टाइप होती है लिस्ट की, और लिस्ट के अंदर बेसिकली लिस्ट प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर इनवॉइस लिस्ट है, तो इनवॉइस जितनी भी इनवॉइसेस होंगी वो यहाँ पर ऐड कर दी जाएंगी। टर्म्स लिस्ट, क्या क्या टर्म्स पेमेंट टर्म्स हैं वो लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये 3 टाइप्स हैं, और इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं आप रिपोर्ट्स में अकाउंट्स रिसीवेबल एजिंग समरी। हम वन बाय वन इन रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे, हम देखेंगे इनको कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है, और उसके बाद इनका जो यूजेज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि किस वक्त कब और किसको आपने क्या रिपोर्ट देनी है। सो अकाउंट्स रिसीवेबल एजिंग समरी, तो एजिंग समरी आपको क्या देती है, आपको कस्टमर के अनपेड बैलेंसेस के बारे में बताती है विद पास्ट ड्यू डेज, कि कितने दिन उसकी पेमेंट को अभी ड्यू हो गए। आपने उसको इनवॉइस कर दी कस्टमर को, अब जैसे आपने इनवॉइस कर दी तो उसके बाद कितने दिन गुजर चुके हैं। तो चलिए आप इस रिपोर्ट पर चलते हैं। Sorry guys, I think I need to restart this. Just give me 1 minute. तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने सेशन नहीं किया, मुझसे पूछ रहे थे, तो वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप सेशन आराम से कर लीजिएगा। बट ये रिपोर्ट्स वगैरह आप देख लेंगे, इनको कैसे यूज़ करना है, क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो बाद में वो सेशन के साथ, अपने सेशन के साथ इसको रिलेट कर पाएंगे।
जी, आई होप अब आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, स्क्रीन शेयर हो रही होगी। जी आयशा, स्क्रीन शेयर हो रही है? रिपोर्ट्स, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स विंडो। यस सर। आयशा, ऐसा लग रहा है पता नहीं आप किसी जहाज में बैठी हुई हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अकाउंट्स रिसीवेबल एजिंग समरी। अब मैं एक रिपोर्ट ओपन करने जा रहा हूं और हर रिपोर्ट के अंदर आपको कुछ कॉमन फंक्शंस मिलेंगे। उनको कैसे यूज करना है सबसे पहले हम वो देखेंगे, फिर हम रिपोर्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब आप यहाँ लेफ्ट साइड पर ऑन द अपर कॉर्नर आप ये देख रहे होंगे कि आपको एक पीरियड डेट फिल्टर मिल रहा है, यानी रिपोर्ट पीरियड। ये रिपोर्ट कब तक की, आप कब से कब तक की आपको चाहिए। अब क्योंकि ये बैलेंस शीट की रिपोर्ट्स हैं तो आपको एज ऑफ डेट मिलेंगी। सो एज ऑफ आपको कौन सी डेट तक की ये रिपोर्ट चाहिए। अच्छा, इसमें व्यू ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। कॉम्पैक्ट व्यू मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट हुआ है, इसमें जो रोज हैं। नॉर्मल व्यू के अंदर आपको इस तरह मिलेगा, थोड़ा स्पेस बढ़ जाती है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर कस्टमर्स, जैसे कि जो भी पहला कॉलम है वो एक्सपैंड या कोलैप्स आपको मिलेगा। अब यहाँ ये एक्सपैंड है, अगर आप इसको कोलैप्स करना चाहें तो यहाँ पर आप इनको कोलैप्स कर सकते हैं, जैसे कि ये कोलैप्स हो गया। ओके, इसके बाद राइट साइड के ऊपर आप यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आपने रिपोर्ट को कस्टमाइज किया है तो उसके बाद आप इसको यहाँ रिफ्रेश कर सकते हैं, या डेटा एंट्री हो रही है, लाइव डेटा एंट्री हो रही है तो यहाँ पर आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको कुछ और फंक्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि नोट ऐड करना है। अगर आप रिपोर्ट के साथ कोई नोट ऐड करके भेजना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ईमेल आप इस रिपोर्ट को कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं कि कब जनरेट हो। और इसके बाद एक स्टैंडर्ड और मैनेजमेंट रिपोर्ट्स भी आपको मिलती हैं, जैसे ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट है और एक मैनेजमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, वो मंथली रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं, उसमें भी आप ये रिपोर्ट्स को ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप इसको सेव एज करके इसको कस्टमाइज अगर आपने कर लिया है तो अपने पास आप ये रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं क्विक बुक्स के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पर फिल्टर। तो यहाँ पर आप फिल्टर में देख सकते हैं कि आपके रिपोर्ट में कैसे फिल्टर लगा हुआ है। तो फिल्टर लगा हुआ है कस्टमर का, सब कस्टमर्स को सिलेक्ट किया है इस रिपोर्ट में। इसको जरा समझ लीजिए फिल्टर को, कि ये रिपोर्ट है आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल एजिंग समरी, ये कंपनी का नाम है और ये जो डेट आपने सिलेक्ट की है। और उसके बाद ये रिपोर्ट, क्योंकि अब फिल्टर किसको करना है इस रिपोर्ट में, कस्टमर्स को करना है, तो कस्टमर से रिलेटेड रिपोर्ट है। तो यहाँ पर आप अपने तमाम कस्टमर्स को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपने एजिंग निकालनी है एमीज बर्ड की। अब अगर आप एमीज बर्ड की एजिंग निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप पहला जो है फील्ड कस्टमर है और सेकंड फील्ड के अंदर इक्वल्स टू एमी, यहां से आप सर्च कर लेंगे एमी। ठीक है, तो सिर्फ एमी की आपको रिपोर्ट नजर आएगी। तो ये आपने क्या किया, अपनी रिपोर्ट को फिल्टर कर लिया। अब हर रिपोर्ट के अंदर डिफरेंट फिल्टर्स आपको मिलेंगे, आप उन रिपोर्ट्स में जाकर कॉलम्स को फिल्टर कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं और डिफॉल्ट पर ले आता हूं, और उसके बाद फिर जनरल ऑप्शंस हैं। सेम इसी तरह आपको ये ऑप्शंस मिलती हैं इसके अंदर। हर रिपोर्ट में आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगी, कहीं पर एडिशनल होंगी, कहीं पर कम होंगी। जैसे कि यहाँ पर एजिंग की आ रही है, क्योंकि अब एजिंग रिपोर्ट है, आपको एजिंग की मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले है जनरल ऑप्शंस। जनरल ऑप्शंस के अंदर आपको नंबर फॉर्मेट मिल रहा है कि डिवाइड बाय 1000। अगर फिगर्स ज्यादा हैं, बिलियंस में जा रही हैं, तो आप अक्सर क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, थोड़ा सा रिपोर्ट को कॉम्पैक्ट या मिनिमलिस्टिक रखने के लिए।
और उसके बाद फिर डोंट शो जीरो अमाउंट्स। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जीरो अमाउंट्स ना शो हो, या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जिसकी अमाउंट जीरो आ रही है, तो जीरो से रिलेटेड तो हमें कोई चीज नहीं चाहिए होती, तो आप क्या करते हैं, डोंट शो जीरो ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। और उसके बाद है जी राउंड अमाउंट टू नियरेस्ट होल करेंसी। अब हम राउंड ऑफ यूज करते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस पर राउंड ऑफ कर लेते हैं ताकि रिपोर्ट और ज्यादा प्रॉपरली आपको मिले। फिर नेगेटिव नंबर्स हैं, अक्सर रिपोर्ट्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हम इस फॉर्मेट को यूज कर देते हैं, शो इन रेड कर देते हैं, ताकि जहां पर भी नेगेटिव आपको नंबर नजर आए तो वो रेड के अंदर प्रोमिनेंट हो जाए। अब इस रिपोर्ट से रिलेटेड है एजिंग। अब एजिंग की सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर एजिंग का मेथड बता रहा है कि 2 मेथड्स हैं हमारे पास, एक करंट है और एक रिपोर्ट डेट है। तो हम यूजली रिपोर्ट डेट यूज करते हैं। करंट डेट मतलब आज की जो डेट होगी तब उसकी क्या एजिंग बन रही है, और रिपोर्ट डेट तक की। सो हम रिपोर्ट डेट तक की कर लेते हैं कि एज ऑफ 30 मई क्या एजिंग बनेगी। और अगर हमने करंट कर दिया तो क्योंकि अब एज ऑफ 30 मई भी रिपोर्ट डेट भी आज की हमने सिलेक्ट की हुई है, तो इसलिए सेम ही आएगा। उसके बाद एजिंग पीरियड्स हैं। अब यहां पर अगर आप एजिंग को देखें, थोड़ा सा रिपोर्ट पर वापस आते हैं ताकि इसकी सेटिंग्स आपको ज्यादा क्लियरली समझ आ सके। यहां पर रिपोर्ट के साथ आपको कुछ कॉलम्स मिल रहे हैं, और इस रिपोर्ट के टाइटल को आप यहां से एडिट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि टाइटल को एडिट करने के लिए पेंसिल बटन आपको मिल रहा है। कॉलम्स के अंदर आपके पास कस्टमर्स हैं, कि जितने भी कस्टमर्स होंगे जिनके बैलेंसेस आ रहे हैं एज ऑफ 30 मई, जिसका बैलेंस आ रहा है उनकी एजिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। जिसका बैलेंस जीरो है वो यहाँ रिपोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी एजिंग की कोई तुक नहीं बनेगी, क्योंकि उसका बैलेंस नहीं है। सो यहाँ पर पहला कॉलम हमें मिल रहा है करंट, कि अभी जो ड्यू डेट हो चुकी है जिसकी, वो यहां पर आपको नजर आएगी करंट में। और फिर उसके बाद फिर एजिंग पीरियड स्टार्ट होते हैं 1 से 30 दिन में, जिसका बैलेंस है वो यहां पर आ जाएगा। 31 से 60 डेज में जिसका बैलेंस है वो यहां पर आ जाएगा। फिर 61 से 90 डेज, और फिर 91 से एंड अबव जिनके बैलेंसेस है वो यहां पर आ जाएंगे, और फिर लास्ट में टोटल आ जाएगा। तो इसको अगर समझने के लिए देखें कि जो फ्री मैन स्पोर्टिंग गुड्स है, वो अभी जो करंट जिनका ड्यू नहीं हुआ, ड्यू डेट जिसकी नहीं गुजरी, उसका बैलेंस है टोटल $478। और फिर जब ड्यू डेट गुजरने के बाद 1 से 30 दिन के अंदर अंदर जो डेज बनते हैं वो $4 के बनते हैं, और फिर 31 डेज टू 60 डेज $81 बन गए, और इस तरह टोटल $563 है। तो यहां पर ये जो एजिंग पीरियड्स हैं, इसको आप बाय डिफॉल्ट 30 डेज पर भी लेके जा सकते हैं। अब ये 30 डेज की पीरियड बने हुए हैं, या आप इनको चेंज भी कर सकते हैं एज पर योर इंडस्ट्री या कंपनी पॉलिसी, कि आप एजिंग, कुछ कंपनीज 15 दिन की भी देखती हैं, कि 15 दिन से ज्यादा का वो पीरियड जो है उनके लिए बहुत डिफरेंट एक साइकिल में चला जाता है, तो वो 15 दिन का भी देखा जाता है। कुछ 7 दिन का भी देखती हैं, कुछ 30 डेज चलता है। तो ये जो एजिंग का पीरियड है आप यहां से अपना चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर हमने 4 नंबर ऑफ पीरियड सेलेक्ट किए, 1 2 3 4, और डेज पर एजिंग 30। तो 30 के अंदर आपको यहां पर मिलेगा। तो 30 पहले 30 डेज के क्रिएट कर देगा, और चौथा जो है वो उससे अबव चलेगा। और नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो सेटिंग है, शो नॉन जीरो एंड एक्टिव। हम क्या करते हैं, रोज जो है, ये आपको जो रोज नजर आ रही है, हम एक्टिव सेलेक्ट करते हैं, और जो कॉलम्स हैं वो हम ऑल सेलेक्ट कर लेते होते हैं, और इस तरह ये रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट इसको हम जाने देते हैं। हेडर में आप देख रहे हैं कि ये जो हेडर है जहां पर आपको रिपोर्ट वगैरह नजर आ रहा है, यहाँ पर हम कंपनी लोगो भी ऐड कर देते होते हैं। सिंस इसके अंदर कोई कंपनी लोगो हमने ऐड नहीं किया हुआ, सैंपल फाइल है, तो यहाँ पर कंपनी लोगो आपको नहीं डिस्प्ले होगा। रिपोर्ट पीरियड, कंपनी नेम, ये कंपनी नेम आपको नजर आ रहा है, रिपोर्ट पीरियड आपको नजर आ रहा है, और इसके बाद अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पर सेंटर में नजर आती है। फिर उसके बाद फुटर की तरफ अगर हम जाएं, तो फुटर की भी सेटिंग्स है कि डेट प्रीपेयर्ड और डेट टाइम प्रीपेयर्ड। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता चल जाए कि रिपोर्ट किस डेट को प्रिपेयर हुई और कब प्रिपेयर हुई। तो यहाँ नीचे जो है आपकी वो रिपोर्ट्स वगैरह में नजर आ जाएगा आपको।
उसके बाद कॉलम कॉन्फ़िगरेशन है, शो एंटिटी नेम इन द कॉलम। अब एंटिटी नेम कॉलम के अंदर नजर आएगा, तो वो ऑलरेडी सेटिंग के अंदर इंक्लूडेड ही है, तो इसको भी हम बाय डिफॉल्ट ऑफ ही रहने देते हैं, देयर इज नो नीड फॉर दिस। तो ये जनरल ऑप्शंस थी और ये हर रिपोर्ट के अंदर आपको मिलेंगी। रिपोर्ट पीरियड आपको मिलेगा, फिल्टर आपको मिलेगा, जनरल ऑप्शंस आपको मिलेंगी, ये सब हर जगह। और ये जो फंक्शंस हैं, ये कुछ यूटिलिटी फंक्शंस हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसे प्रिंट करना है, एक्सपोर्ट करना है, या नोट ऐड करना है, ईमेल करना है, रिपोर्ट स्केड्यूल करनी है, या उसके बाद आपको इसको कस्टमाइज करने के बाद सेव करना है। कस्टमाइजेशन मीन्स कि जो कुछ भी मैं इसमें ऐड करूंगा वो यहाँ पर सेव मैं कर सकता हूँ। अब जैसे हमने ये रिपोर्ट जब ओपन की थी, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको रिपोर्ट ओपन होगी थी, इसके अंदर हमने कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं की। अगर मैं इसमें कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ, जैसे कि ये मैं कॉलम्स को इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो ये छोटी सी भी चीज एक कस्टमाइजेशन में आ जाती है। जो भी बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है उसको आप चेंज करते हैं, उसके अंदर कोई कॉलम ऐड करते हैं, कोई फिल्टर करते हैं, तो वो कस्टमाइज्ड रिपोर्ट बन जाती है और वो दोबारा आपको तभी मिलेगी जब आप उसको सेव करेंगे। अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो फिर से आपको दोबारा ऐसी रिपोर्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो पहली रिपोर्ट थी अकाउंट रिसीवेबल एजिंग समरी। यहाँ पर इस रिपोर्ट में आपको समरी मिलती है। अगर आपसे रिपोर्ट रिक्वायर्ड हो कि आप देखना चाहें कि कौन कौन से कस्टमर का कितना बैलेंस है और वो किस एज ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, कितने दिन उनकी पेमेंट्स को गुजर चुके हैं, तो वो टोटल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो बैलेंस आप देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये एक इनवॉइस का बैलेंस हो। ये बेसिकली समरी के अंदर आपको तमाम इनवॉइसेस को, अमाउंट को क्लब करके यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे $81 है, ये जरूरी नहीं है कि एक इनवॉइस हो, मल्टीपल इनवॉइसेस भी हो सकती है। करंट के अंदर मल्टीपल इनवॉइसेस भी हो सकता है एक इनवॉइस भी हो, बट ये डिटेल आपको यहाँ से मालूम नहीं हो रही। बस आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है कि किस कस्टमर का कितना बैलेंस है टोटल और उस बैलेंस को कितना पीरियड गुजर चुका है। अब यहाँ से तो आपको समझ आ रहा है कि कुछ इनवॉइसेस थी जो कि जिनको 1 से 30 दिन गुजर चुके हैं, ड्यू हुए। कुछ इनवॉइसेस थी जिनको 31 to 60 डेज गुजर चुके हैं। लेकिन कितनी इनवॉइसेस थी और उनकी इंडिविजुअली कितनी अमाउंट बनती थी, उसका ब्रेकडाउन आपको यहाँ पर नजर नहीं आता। उस ब्रेकडाउन को देखने के लिए फिर हम डिटेल की रिपोर्ट में जाते होते। तो अभी तो हमने ये समझ लिया कि इस रिपोर्ट को जरा आप देखें कि इसमें तमाम कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स के तमाम बैलेंसेस डिफरेंट एज ब्रैकेट्स के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, उनका टोटल भी मिल रहा है और फिर हर एज ब्रैकेट का भी आपको टोटल मिल रहा है कि करंट हमारे पास अभी जो ड्यू नहीं हुई अमाउंट, बट हमारे रिसीवेबल्स हैं और वो आ जाते हैं $3,756। बट जो ओवर ड्यू हो चुके हैं, ड्यू डेट गुजर चुकी है, इसमें से कुछ अमाउंट 1 to 30 डेज के अंदर आ रही है, फिर 31 to 60 डेज है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और खतरे की घंटी बजती जा रही है कि कहीं ना कहीं ये बैड डेट्स की तरफ ना चले जाए। तो इस तरह आप रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे और अब आपने ये समझ लिया कि समरी रिपोर्ट आपने कहाँ पर यूज करनी। अक्सर मैनेजमेंट को जो रिक्वायरमेंट होती है वो समरी ही देखते हैं, बट अगर आप बहुत डिटेल के अंदर जाते हैं तो फिर उसके बाद हम डिटेल रिपोर्ट की तरफ आते हैं। तो दूसरी रिपोर्ट है एजिंग डिटेल। एक तो हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट इतना ज्यादा तेज है, कोई बुक्स को समझ नहीं आता। चलें जी, अब हम डिटेल की तरफ आ गए। अब साइड वाइज मैं इसको भी ओपन कर देता हूं ताकि हम दोनों का कंपैरिजन भी कर लें। तो आपने पिछली समरी के अंदर देखा कि सिर्फ आपको बैलेंसेस मिल रहे थे, लेकिन यहां पर आपको तमाम बैलेंसेस का ब्रेकडाउन मिलेगा। अब पहले में आप देख रहे हैं कि पहला जो कॉलम है इस रिपोर्ट के अंदर वो डेज का कॉलम है, ठीक है। एज ब्रैकेट्स यहां पर बनी हुई है। अगर मैं इस तरह इसको सॉर्ट कर दूं 61 to 90 डेज, या फिर मैं करंट से स्टार्ट करूं, तो करंट के अंदर आपको कितनी इनवॉइसेस मिल रही है। ये
अब आपने पहले सिर्फ बैलेंस देखा था करंट में, यानी कि जिनको अभी 0 डेज हैं, अभी ओवरड्यू नहीं हुई, और उसके साथ आपको तमाम ट्रांजैक्शन, इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, ड्यू डेट। अब देखें ये 2 जून को ड्यू होगी, तो 2 जून को ड्यू होगी, अभी ड्यू नहीं हुई इसलिए ये करंट के अंदर आ रही है। और अमाउंट और ओपन बैलेंस, ये इनवॉइस का अमाउंट है, और उसमें अगर कोई पार्शियल पेमेंट रिसीव हो गई है तो वो माइनस करके आपके पास ओपन बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल करंट का बैलेंस कितना है, 376.02। अब यहीं पर जो पिछली हमारी एजिंग समरी रिपोर्ट थी उसको अगर आप देखें, ये करंट के अंदर आपको सेम अमाउंट नजर आ रही है। अब यहां पर समरी है और यहां पर डिटेल है, बस ये फर्क है इन दोनों अमाउंट्स के। अब क्योंकि ये डिटेल रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट ज्यादा कस्टमाइज की जा सकती है, और इसमें आप दूसरा ब्रैकेट देख लें 1 to 30 डेज, ये डिटेल मिल जाएगी अब आपको। अब इस रिपोर्ट से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से वेंडर्स को कस्टमर्स को आपने अप्रोच करना है, कौन सी इनवॉइसेस रहती हैं, उनकी डिटेल आपको मालूम होगी कि क्या क्या सेल किया है, और 60 to 90 डेज के बाद ये आ जाता है। फिर यहाँ पर एक एडिशनल आपको यहाँ पर फंक्शन नजर आता है जो पिछली रिपोर्ट पे नहीं था, वो है कॉलम का। ये जो कॉलम्स आप देख रहे हैं, आप इनको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, इनमें ऐड कर सकते हैं, इनमें से कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं। आए जरा थोड़ा सा कॉलम्स को देख लेते हैं। ये भी तकरीबन हर डिटेल रिपोर्ट के अंदर आपको नजर आएंगे, और डिफरेंट कॉलम्स आपको नजर आएंगे, रिपोर्ट से रिलेटेड कॉलम्स होते हैं। अब यहाँ पर जो कॉलम सिलेक्ट हुए हैं वो डेट है, ट्रांजैक्शन टाइप है, नंबर है, कस्टमर फुल नेम, ड्यू डेट, अमाउंट और ओपन बैलेंस। अब अच्छा मैनेजर जो होता है वो हमेशा रिपोर्ट्स को कस्टमाइज करता है और वही इंफॉर्मेशन पास करता है जो कि रिसिपिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे कि अगर आप मैनेजमेंट को कोई रिपोर्ट ये दे रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल एजिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन टाइप है उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजिंग का मतलब यही है कि आपने इनवॉइसेस के ऊपर रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गैर जरूरी, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट को नंबर से कोई लेना देना नहीं है कि इनवॉइस का नंबर क्या था, इससे तो उन्होंने कोई डिसीजन मेकिंग करनी नहीं है। सो उन्होंने क्या करना है, उनको कस्टमर नेम चाहिए हो सकता है। अच्छा, ड्यू डेट यहाँ पर आ रही है, अब ड्यू डेट भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट ना हो। सो अमाउंट और ओपन बैलेंस, या सिर्फ ओपन बैलेंस उनकी रिक्वायरमेंट है, इट डिपेंड्स के जो मैनेजमेंट है या आपका मैनेजर है, सीएफओ है, वो क्या क्या रिपोर्ट्स वगैरह रिक्वायर्ड करता है। तो यहाँ से आप उनको फिर कॉलम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बट कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि जो रिपोर्ट निकल रही है वही आप आगे फॉरवर्ड कर दें। और ये फ्रीलांसर्स के लिए भी है कि वो अपने क्लाइंट को किस तरह की रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कंफ्यूज कर सकती है, तो कंफ्यूजन से बचें। आप इसके अंदर और भी कॉलम्स ऐड किए जा सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। ये आप देख रहे हैं हर तरह का आपको इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलेगी, इनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो कॉलम्स, और फिर उसके बाद सेम वही जनरल ऑप्शंस के अंदर आप सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ पर वही ऑप्शंस आपको मिल रही हैं, और नंबर फॉर्मेटिंग वगैरह कर दें। जैसे कि यहाँ पर मैंने लास्ट में किया था कि नंबर्स को अगर मैं इस तरह कर दूं, राउंड ऑफ कर दूं, और अब जब भी मैं ये रिपोर्ट ओपन करूंगा तो मुझे इस तरह रिपोर्ट नहीं मिलेगी। मैं कॉलम्स वगैरह को रिमूव कर देता हूँ, ट्रांजैक्शन टाइप रिमूव कर देता हूँ, नंबर रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट मैंने मैनेजमेंट के लिए बनाई हुई है। और ड्यू डेट ठीक है रहने देता हूँ, अमाउंट रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ ओपन बैलेंस चाहिए। तो इस रिपोर्ट को मैं बार बार यूज करता हूँ, अपने मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता हूँ। तो अब ये रिपोर्ट मुझे जब भी मैं क्रिएट करूंगा, ओपन करूंगा, मुझे बार बार इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम इसको सेव एज कर लेते होते हैं। इस रिपोर्ट को आप अपना कोई नाम दे दें रिपोर्ट का, और यहाँ पर आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं रिपोर्ट्स का, कस्टमाइज रिपोर्ट्स का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और वो आपको यहाँ पर कस्टम रिपोर्ट्स के अंदर आपको मिलेगा। तो कस्टम रिपोर्ट्स के अंदर आप अपनी अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट्स, सेल्स एंड कस्टमर्स की रिपोर्ट का ग्रुप बनाकर और उनमें ये तमाम रिपोर्ट्स को सेव कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार ये कस्टमाइजेशन ना करना पड़े, आपका काफी टाइम बचेगा। चलें, अभी आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब थोड़ा सा हम
आगे चलते हैं अगली रिपोर्ट्स की तरफ। नेक्स्ट रिपोर्ट है कलेक्शन रिपोर्ट। कलेक्शन रिपोर्ट कहाँ यूज होती है? क्रेडिट डिपार्टमेंट यूज करता है कलेक्शन रिपोर्ट। कलेक्शन रिपोर्ट निकाली, क्रेडिट डिपार्टमेंट को दी, चले भाई पीछे पड़ जाए, इनसे कलेक्शन करें। रिसीवेबल आपका कंट्रोलर वो इसके ऊपर काम करेगा, आपको ये कलेक्शन लेके देगा। अब उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रिसाइज सी रिपोर्ट होती है और यहाँ पर वो ऐड कर देते हैं। अब ये एक जेनेरिक रिपोर्ट निकली है, बट कलेक्शन रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? एक तो हमें फ़ोन नंबर चाहिए होता है कलेक्शन रिपोर्ट के अंदर, वो यहाँ से हम कॉलम्स में ऐड कर देते होते हैं। अच्छा, कुछ ईमेल्स वगैरह भी की जा रही होती हैं तो ईमेल भी हम ऐड कर देते हैं। अब इन कॉलम्स को आप क्या कर सकते हैं, आप इन कॉलम्स की जगह भी चेंज कर सकते हैं हम। जैसे कि मैं फोन नंबर ड्रैग करके डेट के बाद लेके जा रहा हूं, ये देखिए ये चेंज हो गया। ईमेल को ड्रैग किया, फोन नंबर के बाद ले आया। तो ये एक रिपोर्ट बन जाती है आपके कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोलर के लिए। वो क्या करता है, इस रिपोर्ट से बैठ जाता है और कॉल्स ईमेल्स वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें आपको डेट मिल रही है, फ़ोन नंबर मिल रहा है, ईमेल मिल रहा है, टाइप मिल रही है, नंबर, ड्यू डेट, पास ड्यू, कितने दिन गुजर चुके हैं इनवॉइस को ड्यू हुए, फिर अमाउंट और ओपन बैलेंस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पर जैसे यहाँ देखें कि अमाउंट डिफरेंट है, ओपन बैलेंस डिफरेंट। इट मीन्स के इनवॉइस की अमाउंट थी 459 और कुछ पार्शियल पेमेंट कर दी कस्टमर ने और बाकी बैलेंस रह गया 239। तो यहाँ से जो कंट्रोलर्स हैं वो यहाँ इस रिपोर्ट को यूज करते हैं। समटाइम्स उनके पास एक्सेस नहीं होता, बहुत डेडिकेटेड उनके पास काम होता है कि उन्होंने सिर्फ रिसीवेबल कंट्रोल पर काम करना है, तो उनको आप एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर देते हैं। और इस रिपोर्ट को आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं, ये आप कस्टमाइज करके स्केड्यूल कर दें कि हर हफ्ते के बाद कंट्रोलर को रिपोर्ट चली जाए, हर 15 दिन के बाद फोर्टनाइटली रिपोर्ट चली जाए, महीने के बाद रिपोर्ट चली जाए। तो ये आपने डिसाइड करना है, ये आपका वर्क फ्लो है कि किस तरह आपके कंपनी के अंदर ये ऑपरेशंस रन हो रहे हैं। सो इफेक्टिवली आप इस तरह इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यस, सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट्स यूज होती हैं बैलेंसेस देखने के लिए वो ये दो रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर बैलेंस समरी और कस्टमर बैलेंस डिटेल। नाम से आपको पता चल रहा है कि कस्टमर का जितना भी बैलेंस है एज ऑफ टुडे या एज ऑफ डेट वो आपको यहां पर नजर आ जाएगा। ये जी सेम आपको यहां पर मिल रहा है कस्टमर बैलेंस समरी, ऑल डेट्स। अब बहुत ही सिंपल सी रिपोर्ट है जहां पर आप इस रिपोर्ट को जनरेट करके ये देख सकते हैं कि इस कस्टमर का कितना बैलेंस रहता है अब तक का, कस्टमर नेम और टोटल, बस सिंपल। कस्टमर नेम जॉन मिल्टन $450, रेड रॉक डाइनर $226। अच्छा, इतने पैसे इससे लेने, तो ये आप इसमें कर सकते हैं। फिल्टर्स, सेम आपको फिल्टर्स मिलेंगे और ये बाय डिफॉल्ट है। इस रिपोर्ट को अगर कस्टमाइज मजीद करना है, किसी एक कस्टमर का निकालना है या 2-3 कस्टमर की निकालनी रिपोर्ट निकालनी, तो आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। जनरल ऑप्शन में आपको वही चीजें मिलेंगी। कंपैरिजन मिल रहा है अब आपको। देखिए, जब रिपोर्ट्स की नेचर चेंज होती है तो उसमें एडिशनल ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। अब यहाँ पर कंपैरिजन आपको क्या मिल रहा है कि कैलकुलेट वेरिएंसेस बिटवीन द रिपोर्ट परसेंटेज ऑफ द कॉलम। अब यहाँ पर अगर हम ये परसेंटेज ऑफ द कॉलम अप्लाई करें तो इसका मतलब ये है कि टोटल रिसीवेबल में से 4.5% जो रिसीवेबल्स हैं वो एमीज बर्ड के। तो ये बहुत अच्छा इंसाइट हमें देता है कि हमें पता चल जाता है कि किसके पास टोटल रिसीवेबल से कितनी परसेंटेज रिसीवेबल है हमारे पास। अब जैसे देखें ये फ्री मैन जो है, फ्री मैन के पास 10% रिसीवेबल्स हमारी कंपनी के फ्री मैन के पास है,
बड़ी अमाउंट है। अब गीता के पास 11%, 11.9% गीता के पास है। तो ये और फिर 9 ये एमीज, फ्रीमैन और गीता ये बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं। फिर एक और भी है पॉल्सन के पास 18% है। तो इस तरह आपका रिसीवेबल डिपार्टमेंट, आपकी सीएफओ मैनेजमेंट इस पर डिसीजन मेकिंग करती है, एक्शन लेती है कि कहाँ पर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो ज़्यादा अकाउंट रिसीवेबल का जो पार्ट है, पोर्शन है, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इन रिपोर्ट से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखें बहुत इजीली आपको ये कंपैरिजन मिल जाता है, वरना आपको ये एक्सेल के अंदर करना पड़ना है, फिर फॉर्मूलाज लगाना है, और उसके बाद चांसेस हैं कि कोई एरर हो सकता है, गलती हो सकती है। अब ये जो बैलेंसेस आपने देखे, आप इसकी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी इनवॉइसेज हैं, तो वो यहाँ पर आप डिटेल रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं। अब ये डिटेल रिपोर्ट है, ये एमीज बर्ड की एक ही इनवॉइस है, वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। बिल की भी एक ही इनवॉइस है शो हो रही है, गीता की भी एक इनवॉइस है, और इसी तरह अगर हम नीचे जाएं, रेड रॉक की 2 इनवॉइसेस हैं, उनकी ड्यू डेट, अमाउंट और यार। आप इन कॉलम्स को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर इसमें मजीद कोई कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं जो समझते हैं कि आपके पास यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर आपको रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल रही है। तो आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इन रिपोर्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, और इन रिपोर्ट देते वक्त इस चीज का ख्याल करना है कि रिसिपेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपने उसको कस्टमाइज करके देना है। फिर इनवॉइस लिस्ट है, बहुत सिंपल है कि आपको तमाम इनवॉइसेस की लिस्ट मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि तमाम इनवॉइसेस फॉर स्पेसिफिक पीरियड, आप पीरियड सिलेक्ट करेंगे कि कब से कब तक की आपने इनवॉइसेस देखनी है। आप देखना चाह रहे हैं कि लास्ट मंथ में आपने कितनी इनवॉइसेस की हैं, तो आप यहाँ पर डेट फिल्टर से सिलेक्ट कर सकते हैं लास्ट मंथ। जो भी पीरियड आप रिपोर्ट पीरियड सिलेक्ट करना चाहें, लास्ट ईयर कर सकते हैं, लास्ट क्वार्टर कर सकते हैं, करंट ईयर कर सकते हैं, जो भी आप इसमें सिलेक्ट करना चाहें। आप पीरियड सिलेक्ट करेंगे और वो आपको तमाम ट्रांजैक्शंस इनवॉइसेस की निकाल देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम वो इनवॉइसेस हैं जो इस पीरियड के अंदर आपको देखने को आपने की थी कस्टमर्स को अप्रैल में, मई में, सॉरी यस अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। तो आपने जो जो इनवॉइसेस कस्टमर्स को की हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, अमाउंट बैलेंसेस। अब सेम इसी तरह अगर इसमें आप कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिल रहा है, ग्रुप बाय। अब इनवॉइसेस बहुत ज्यादा है, अब इनवॉइसेस डिफरेंट डेट्स पर आ रही हैं, डिफरेंट कस्टमर्स की आ रही हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसको कोई एक समराइज कोई ग्रुपिंग की जाए ताकि इंफॉर्मेशन बहुत क्लियरली आपको नजर आए, तो फिर आप इसको ग्रुप भी कर सकते हैं। कैसे ग्रुप कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि कस्टमर वाइज ग्रुप हो जाए, तो मैं यहां से इसको कस्टमर सेलेक्ट करता हूं। अब आप देखेंगे कि ये कस्टमर वाइज ग्रुप हो गया। पहले यहां पर आपको डेट नजर आ रही थी सिर्फ, अब जॉन मिल्टन की जितनी इनवॉइसेस आपने अप्रैल में की वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी, एमिस बर्ड की जितनी इनवॉइसेस थी वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। पहले क्या था, पहले डेट वाइज आपको नजर आ रहा था, तो डेट वाइज आपको नजर आ रहा था, वो डेटा इतना इंफॉर्मेटिव नहीं था जैसे कि अभी आपको नजर आ रहा है कि हाँ ठीक है, कस्टमर वाइज आप देख रहे हैं कि किसको कितनी कितनी इनवॉइस गई है। बट फॉर रिकंसिलेशन पर्पजेज और अदर अकाउंटेंट जो भी अपना रिकंसिलेशन ऑडिट वगैरह इंटरनल ऑडिट यूज कर रहा होता है, तो वो सिंपल रिपोर्ट से भी काम करते हैं और देखते हैं कि टोटल इनवॉइसेस कितनी हुई हैं, क्या क्या इनवॉइस थी, किस डेट पर क्या इनवॉइस थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मजीद ग्रुपिंग भी इसमें की जा सकती है कि ग्रुप कैसे करना है, ट्रांजैक्शन टाइप आ सकती है, और डेट वाइज भी ग्रुप कर सकते हैं। अब
वीकली मैं देखना चाहता हूँ कि बाय वीक, तो ये वीक्स में आपको इस रिपोर्ट को ग्रुप कर दिया गया है। तो अप्रैल 7 से लेकर अप्रैल 13 तक यहाँ पर आ रही है। अच्छा, 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक क्यों कोई इनवॉइस नहीं है? क्योंकि कोई इनवॉइस होगी ही नहीं, जनरेट ही नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इसमें ये जो छोटा सा ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर नजर आता है, ये बेसिकली बता रहा होता है कि इसके अंदर टोटल कितनी इनवॉइस है। जैसे 3 इनवॉइसेस है, ठीक है। चले जी, ये इनवॉइस लिस्ट बाय डेट हो गई। अब आपने देखना है कि इस रिपोर्ट को कहाँ यूज करना है। मैनेजमेंट आपको बहुत सिंपल वर्ड में कहेगी मुझे ये चीज चाहिए, तो आपने उसी तरह इन रिपोर्ट्स को ओपन करके कस्टमाइज करके मैनेजमेंट को देना। उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है इनवॉइसेस एंड रिसीव पेमेंट्स। ये भी सेल्स पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होती है कि इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इनवॉइस की गई है और उसकी पेमेंट रिसीव हुई है। अब जैसे कि ये यहाँ पर नजर आ रहा है कि कस्टमर है और ट्रांजैक्शन टाइप, दो तरह की टाइप आपको मिल रही है, पेमेंट इनवॉइस, क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो ज़्यादातर रेगुलर नहीं होता, यूज होता, तो ये ओकेजनली आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और फिर ट्रांजैक्शन नंबर एंड अमाउंट। तो एमीज बर्ड की अगर हम पेमेंट्स देखना चाहते हैं, टोटल ट्रांजैक्शंस, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस पीरियड के अंदर एमी बर्ड ने ये पेमेंट रिसीव की, ये इनवॉइस की, ये पेमेंट रिसीव की, ये क्रेडिट मेमो आया। तो आपको एक समरी इस तरह यहाँ पर भी मिल जाती है। एक डिफरेंट व्यू है ट्रांजैक्शंस को देखने का, इनवॉइसेस एंड रिसीव पेमेंट्स। तो इनवॉइसेस और उसमें जो पेमेंट रिसीव किए हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। अब आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, किसी एक कस्टमर का निकाल सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं कि इस डेट में देखें जी इस कस्टमर की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई हैं, हमें कितना पैसा आया है इससे, कौन कौन सी इनवॉइसेस हमने की हैं, रिटर्न क्या हुआ है। तो ये रिपोर्ट जो है इसलिए यूज की जा सकती है। ओपन इनवॉइसेस, नेक्स्ट रिपोर्ट है ओपन इनवॉइसेस रिपोर्ट। जो आपने बैलेंसेस का देखा था कि कस्टमर के बैलेंस आ रहे हैं, तो इसी तरह इनवॉइसेस को सेपरेटली करके बता देता है कि कौन कौन सी इनवॉइसेस अभी तक ओपन है। तो ये भी एक अनदर व्यू है आपको इंफॉर्मेशन देने का कि कौन कौन से रिसीवेबल आपके हैं, बट इनवॉइस वाइज आपको दिखाया जा रहा है कस्टमर और उसकी इनवॉइस, कस्टमर इनवॉइस और उसका ओपन बैलेंस। इस रिपोर्ट में सिर्फ आपको ओपन बैलेंस नजर आएगा। जैसे कि पहली रिपोर्ट रिसीवेबल में आपने या कस्टमर बैलेंस डिटेल में देखा कि वहां पर अमाउंट भी थी और ओपन बैलेंस भी था, बट यहां पर सिर्फ आपको ओपन बैलेंस नजर आ रहा है। जी, आज तो मेरा ख्याल टाइम हो गया है और हमने सिर्फ अभी पहला सेक्शन कवर किया है, हु ओज यू, यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल का। तो बेहतर यही है कि हम अगले सेशन के अंदर हम सेल्स एंड कस्टमर को कवर करें, क्योंकि अभी मैं अगर करवाऊंगा भी सही तो बहुत जल्दी में होगा और इतनी डिटेल के अंदर कवर नहीं होगा। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सेल्स और कस्टमर का भी अगला सेशन लें। तो हम इसको स्केड्यूल कर लेते हैं इन कमिंग वीक, कोई भी दिन रख लेते हैं और उसके अंदर हम सेल्स और कस्टमर को हम इसमें कवर कर लेंगे। तो आई होप सबके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा ये। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें। तो आयशा, ओवर टू यू प्लीज। आयशा, आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी सर। सर एक क्वेश्चन पूछा है।
जिसमें उन्होंने पूछा है कि अनपेड इनवॉइसेस की लिस्ट है, जो आपने इनवॉइस लिस्ट वाली रिपोर्ट दिखाई है उसमें वो पूछना चाह रहे हैं कि ये अनपेड इनवॉइसेस की लिस्ट है या ऑल इनवॉइसेस है। कौन सी रिपोर्ट में? अनपेड इनवॉइसेस की रिपोर्ट? आयशा, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया आपका। कौन सी रिपोर्ट की बात कर रही हैं? सर, जो इनवॉइस लिस्ट की रिपोर्ट आपने, इनवॉइस लिस्ट वाली रिपोर्ट आपने शो की थी, जी जी। वहां पे एक क्वेश्चन आया कि ये अनपेड इनवॉइसेस की लिस्ट होती है। ओके, मैं समझ गया। इनवॉइस लिस्ट का मतलब ये है कि कितनी इनवॉइसेस आपने की हैं, उसका ब्रेकडाउन सारा आपको मिल जाए। आप इनवॉइसेस पेड हैं, अनपेड हैं, वो सब उसके अंदर आ जाएंगी, तमाम इनवॉइसेस। ठीक है, अब इसमें तमाम इनवॉइसेस आ रही हैं, ये आप देख रहे हैं, सब इनवॉइसेस इसमें आ जाएंगी। अगर मैं इसका पीरियड सेलेक्ट करूं, दिस ईयर, दिस फिस्कल ईयर, अब ये देखिए, यहां पर ये बिल की एक इनवॉइस थी, बिल को इनवॉइस की गई थी, अमाउंट उसकी 175 है, और अभी ओपन बैलेंस इसका 0 है, यानी कि अभी कोई रिसीवेबल नहीं है एज ऑफ टुडे। लेकिन इसको इनवॉइस की गई थी तो वो भी इसके अंदर मेंशन्ड है। तो इनवॉइस की लिस्ट है, यानी लिस्ट ऑफ इनवॉइस है, जितनी भी इनवॉइसेज होंगी आपकी, वो इस रिपोर्ट के अंदर आपको नजर आ जाएंगी। वो रिसीवेबल हैं या रिसीव हो चुकी हैं, वो सब इसमें आ जाएंगी, टोटल इनवॉइसेस। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीलांसिंग में कौन सी मैक्सिमम रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, ये अब सब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन के कौन कौन सी रिपोर्ट यूज होती है। ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कौन कौन सी रिपोर्ट्स चाहिए। बट स्टैंडर्ड अगर आप रिपोर्ट्स की बात करें तो ज़्यादातर आप अकाउंट रिसीवेबल एजिंग समरी दे सकते हैं उनको, कि समरी के अंदर अगर क्लाइंट देखना चाहे, कस्टमर बैलेंस डिटेल दे सकते हैं या कस्टमर बैलेंस समरी देख सकते हैं। अगेन फिर ये वही बात है कि जो आपका क्लाइंट है वो इंफॉर्मेशन किस तरह देखना चाह रहा है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो सिर्फ दे स्टिक टू समरी, उनको एक ओवरव्यू चाहिए होता है, कुछ बहुत डिटेल के अंदर जाना चाहते हैं। तो ये आपको ज़्यादा मालूम होगा कि वो डिटेल ओरिएंटेड हैं या बस वो चाहते हैं कि यार मुझे एक ओवरव्यू मिल जाए। तो जिनको ओवरव्यू चाहिए होता है उनके लिए समरी की जो रिपोर्ट्स हैं ये बेस्ट रिपोर्ट्स हैं। अकाउंट रिसीवेबल एजिंग समरी, कस्टमर बैलेंस समरी, बस ये दो रिपोर्ट जो हैं ये आप उनको दे सकते हैं, मजीद कोई और शेयर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड माइंडसेट है तो उसके लिए आप फिर अकाउंट रिसीवेबल एजिंग डिटेल और फिर अकाउंट कस्टमर बैलेंस डिटेल, ये दो रिपोर्ट्स हैं, ये काफी हो जाएंगे इनके लिए। ये रिसीवेबल की हम बात कर रहे हैं, हम सेल्स एंड कस्टमर्स पर अभी नहीं गए, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। जी, और किसी का क्वेश्चन? सर, सेशन के क्वेश्चंस तो यही हैं। ठीक है, और कोई था इसके अलावा, था कोई क्वेश्चन? बाकी हमारी सेल्स की वीडियोस के ऊपर जो 2 कमेंट्स आए हुए थे, जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए थे, वो हैं जी बताइए। सेल रिसिप्ट्स के ऊपर टैक्सेस किस तरह से, हम क्लाइंट अगर इनकम टैक्स हमारा विदहेल्ड करता है और सेल टैक्स विदहेल्ड करता है, कभी वो विद होल्डिंग हमारी करता है, कभी नहीं डिडक्शंस करता है सेल टैक्स की, तो उस टाइम पे हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे अपनी इनवॉइसेस की पेमेंट को। अच्छा चलिए, मैं वैसे अभी बता देता हूँ विद होल्डिंग टैक्स का, बट इसके ऊपर हम एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, वो भी ग्रुप में भेज देंगे। जैसे आपकी ये इनवॉइस है, आपने कस्टमर को इनवॉइस की और कस्टमर ने आपका एक अमाउंट विदहेल्ड कर ली।
फिर से कुछ हो गया इसको। अच्छा, मैंने ये सैंपल फाइल ओपन की हुई है, इस वजह से ये इशू करता है। क्विक बुक्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई लैग नहीं आता। तो हम सैंपल फाइल यूज करते हैं, तो सैंपल फाइल बहुत सारे लोग इस वक्त दुनिया में यूज कर रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने कोई एक ही सर्वर या एक ही आईडी यूज की हुई है, जिसकी वजह से कभी कभी इसका प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, अब आपके पास हैं जी इनवॉइसेस। ये इनवॉइस है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम रिकॉल करते हैं। आप जब इनवॉइस करते हैं तो हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल रिकॉर्ड हो जाता है और इनकम रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। और जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो बैंक हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है, बैंक में पेमेंट आ जाती है, बैंक कैश में, और रिसीवेबल जो है आपका डिक्रीज कर जाता है। बैंक डेबिट हो रहा होता है, रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा होता है। अब इसी तरह अगर आपका जो टैक्स विदहेल्ड हो रहा होता है वो भी आपका एसेट होता है, क्योंकि आप क्या करते हैं, अपनी एनुअल टैक्स लायबिलिटी के साथ उसको एडजस्ट करते हैं। तो आपका ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर, आपका एडवांस टैक्स के तौर पर आपका टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स विदहेल्ड होता है, और वो कस्टमर आपके बिहाफ पर एफबीआर में जमा करवा देता है। तो उसको देखने के लिए कि उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए बहुत सिंपल है कि जैसे आपने पेमेंट रिसीव की, जब आपने पेमेंट रिसीव करते हुए बैंक को सिलेक्ट किया था, इसी तरह यहां पर पेमेंट रिसीव करते हुए आपने अपना एडवांस इनकम टैक्स का जो भी अकाउंट बना हुआ है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये सैंपल फाइल है, यहाँ पर तो नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका कोई भी करंट एसेट का अकाउंट होगा जो एडवांस इनकम टैक्स के नाम से होगा। कुछ कंपनीज उसका भी बाइफिकेशन कर देती हैं, जैसे सर्विसेज पर, गुड्स पर, जो जो आपका टैक्स विदहेल्ड हुआ है आपका, वो यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपने सिंपल जाना है, रिसीव पेमेंट करनी है, और एडवांस इनकम टैक्स का जो करंट अकाउंट का एसेट है उसको अकाउंट को सिलेक्ट करना है, और वहां पर आप अपनी अमाउंट जितनी विदहेल्ड हुई है, फॉर एग्जांपल ये $274 है, और आपने उनको गुड्स प्रोवाइड की और गुड्स के ऊपर टैक्स 5% है, सो 5% आपका ये टैक्स विदहेल्ड हो गया। अब जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है उसकी अमाउंट को आपने अलग से रिकॉर्ड कर लेना है अपने एडवांस इनकम टैक्स के अकाउंट में। तो इतनी अमाउंट जो है आपके एडवांस इनकम टैक्स में चली जाएगी, साल के बाद आप अपनी लायबिलिटी के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। तो यही सेम तरीका है अपनी सेल टैक्स को रिकॉर्ड करने के लिए। अब सेल टैक्स का एक ही अकाउंट नॉर्मली यूज हो रहा होता है, सेल टैक्स पेबल का अकाउंट यूज हो रहा होता है, बट यहाँ पर आपको एसेट अकाउंट एक बनाना है सेल टैक्स का। सेल टैक्स इनपुट का कोई अकाउंट बना लीजिए, जो भी नाम आपको अप्रोप्रिएट लगता है, जो भी आपकी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में यूज होता है, तो उस अकाउंट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करके सेल टैक्स विदहेल्ड और इनकम टैक्स विदहेल्ड आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ जी, आई थिंक सारे क्वेश्चंस हमने आंसर कर दिए हैं, और इसके अलावा कोई नहीं है तो बहुत सारे सवाल आ गए हैं। तो अच्छा, मैं ही पढ़ लेता हूँ, चलें। जब हम इन्वेंट्री ऐड करते हैं, मोहम्मद ने क्वेश्चन किया है, तो सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं, जब इन्वेंट्री की डिमांड ज़्यादा हो जाए तो उस इन्वेंट्री को ज़्यादा प्राइस में सेल करें, तो उसकी अमाउंट कैसे चेंज करें। अच्छा, जैसे इन्वेंट्री आपने ऐड कर दी, तो जो फॉर्म के ऊपर आप यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन इनका ये है जिनको समझ नहीं आई, कि हमने जब इन्वेंट्री ऐड की है ये फॉर्म जब ओपन किया, तो हमने यहाँ इन्वेंट्री पर सेल्स प्राइस का एक रेट दे दिया। अब यहाँ पर जो हम रेट देंगे, जो भी प्राइस हम यहाँ पर लिखेंगे, वो सिर्फ फॉर्म्स के पर्पस के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये चेंज नहीं हो सकता। आप जाकर इसको एडिट करें और इसको आप चेंज कर सकते हैं कि आपका एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, वो आप 5,000 रुपए में बेचते हैं,
फिर प्राइस बढ़ गई, वो 6000 का हो गया, आप उसको चेंज कर दें 6000 का। तो जब भी आप इनवॉइस जनरेट करेंगे तब भी ये जो प्राइस है वो चेंज की जा सकती है, वहां पर भी चेंज की जा सकती है। और उसके बाद जब आपका परमानेंटली आपने रेट को बढ़ा दिया है फॉर फ्यूचर, तो उसके बाद आप इसी इन्वेंट्री को एडिट करें। एडिट करने के बाद यहाँ पर इसके जो सेलिंग प्राइस है उसको आप चेंज कर दें। ठीक हो गया, आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद है सर, फ्रीलांसिंग सर्विसेज देते हुए क्यूबीओ की एक्सेस क्लाइंट खुद प्रोवाइड करता है या हम खुद परचेज करना पड़ता है? डिपेंड करता है कि आपको क्लाइंट अपनी बुक्स दे रहा है काम करने के लिए या आपको असाइनमेंट दे रहा है। अपनी बुक्स दे रहा है तो वो कहेगा कि आप मेरी बुक्स का एक्सेस लें और मुझे इसके ऊपर आप एंट्रीज करके दें और ये रिपोर्ट्स वगैरह आप मुझे जनरेट करके दिया करें। या आपको रिटेनर उसने आपको दे दिया है कि आप मंथली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर एंट्रीज करें। या दूसरा आपको असाइनमेंट मिल गई है कि मैं, जैसे कि मैं क्लाइंट हूं, मैं आपको ट्रांजैक्शंस दूंगा, आपने मुझे उसको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड करना है और मुझे ये रिपोर्ट जनरेट करके देनी है। अब इसके अंदर क्लाइंट आपको कोई बुक्स या कोई और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो आपको जस्ट डेटा दे रहा है। अब आपका काम है कि उसको कोई बुक्स ऑनलाइन पर करना है, ज़ोहो पर करना है, कुछ डेस्कटॉप पर करना है, जिस भी सॉफ्टवेयर पर करना है, और उसको आपने रिपोर्ट जनरेट कर देनी। अच्छा जी, हाउ मेनी मॉड्यूल्स लेफ्ट आफ्टर सेल्स? सेल्स के बाद एक एक्सपेंस का मॉड्यूल है, उसके बाद एक बैंकिंग का मॉड्यूल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यूज नहीं होता, बट फॉर फॉरेन क्लाइंट्स वो जरूरी है कि आप वो ले लें। और फिर लास्ट फाइनल में आएगा आपका पीरियड एंड। जून क्योंकि क्लोज हो रहा है तो पीरियड एंड का एक पूरा एक चैप्टर समझे, वो जरूरी है कि वो भी आप इसमें दें। इनवॉइस में प्राइस कैसे चेंज करें? इनवॉइस ओपन करें, वहां पर सेलिंग प्राइस आ रही है, उसको चेंज कर लें। इतने परेशान होने वाली क्या बात है यार, ये इनवॉइस है आपकी। इनवॉइस ओपन करें, यहां पर सेलिंग प्राइस आ रही है, उसको आप चेंज करें। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये एक मिनट ये बाय डिफॉल्ट, अब जो फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ था इस इन्वेंट्री आइटम के फॉर्म पर था $15। अब मैं इसको $15 में नहीं बेचना चाह रहा, मुझे फर्ज थोड़ी है कि मैंने अगर फॉर्म में $15 लिख दिया तो मुझे 15 का ही बेचना, मैं इसको 20 का बेचूंगा, मैं $5 और प्रॉफिट करूंगा। ये लें जी, चेंज होगी। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है जी? चलें जी, ओके, बस जी आयशा, बस यही था। जी सर, यही क्वेश्चन है सारे। अच्छा चले, ठीक है। अगर किसी ने माइक लेना है, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको कंक्लूड करें और फिर हम इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर हम अगला जो सेक्शन था सेल्स वाला, रिपोर्ट्स में जो सेल्स का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो सिर्फ आपने रिसीवेबल को कवर किया है, अब हम आगे सेल्स और इनकम की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको देखेंगे। वो काफी ज्यादा रिपोर्ट्स हैं, उसके लिए भी तकरीबन हमें 1 घंटा चाहिए होगा, तो वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर। आयशा आप इसको स्केड्यूल कर लें और कोशिश करें कि ट्यूसडे वगैरह, वेंसडे तक, नेक्स्ट वीक खत्म होने से पहले पहले ये इसको हम कंप्लीट कर लें। थैंक यू एवरीवन, सब जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा। जिसने ईमेल रजिस्टर करते हुए ऐड की थी उनको ईमेल पर चला जाएगा और बाकी हम ग्रुप के अंदर भेज देंगे।